नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है अधिगम वक्र यानी कि लर्निंग कर्व। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि लर्निंग कर्व होता क्या है। तो देखिए, जो लर्निंग कर्व जो होता है ये आपकी एक रेखा होती है। ठीक है, क्या होती है? आपकी एक रेखा होती है जिस पर जो है वो इंसान के जो प्रयास होते हैं, आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि इंसान के प्रयास, सीखने की मात्रा यानी कि इंसान किस टाइप से सीखता है, उस सीखने की जो मात्रा होती है वो, और समय और निष्पादन। सीखने की मात्रा, समय और निष्पादन। निष्पादन को हम कह सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, निष्पादन यानी कि रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। तो जो रिजल्ट है उसको दिखाती है। ठीक है, क्या होता है आपका लर्निंग कर्व? लर्निंग कर्व एक रेखा होती है जिस पर जो इंसान के प्रयास होते हैं, उसके सीखने की जो मात्रा होती है, समय और उसका जो रिजल्ट होता है उसको दर्शाती है वो रेखा। ठीक है, क्या दर्शाती है? उसका इंसान के प्रयास को दर्शाती है, उसके सीखने की मात्रा को दर्शाती है, समय और रिजल्ट को दर्शाती है। वो आपका लर्निंग कर्व होता है। ठीक है, आप देखिए जो लर्निंग कर्व जो बनते हैं वो किस किस टाइप के लर्निंग कर्व बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो लर्निंग कर्व बनता है उसका नाम है आपका समान निष्पादन अधिगम वक्र। समान निष्पादन अधिगम वक्र। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको जो है वो कई टाइप से जो है वो इसके अलग नाम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे अन्य नाम में। तो अन्य नाम में इसका जो अन्य नाम है वो आपका होता है रेखीय त्वरण अधिगम वक्र। रेखीय त्वरण अधिगम वक्र। ठीक है, तो इसका अन्य नाम है रेखीय त्वरण अधिगम वक्र, और कई बार इसको जो है वो सरल रेखीय वक्र भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय वक्र या फिर वक्र, या फिर आप इसको लर्निंग कर्व भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट हमने किया है निष्पादन अधिगम। ठीक है, समान निष्पादन अधिगम वक्र। इसके अन्य नाम है आपके रेखीय त्वरण अधिगम वक्र, क्योंकि ये भी दिया हुआ मिल सकता है कि रेखीय त्वरण अधिगम वक्र किस टाइप का होता है। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाएंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, और फिर उनमें से आपको ये जो है वो छटनी करनी है कि कौन सा अधिगम वक्र आएगा। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि निष्पादन, जो समान निष्पादन अधिगम वक्र होता है ये किस टाइप का होता है। तो देखिए ये किस टाइप का बनता है कि मान लीजिए आपकी जो यहाँ पर बनेगी कि आप जो है वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप उस चीज़ के जितना भी प्रयास कर रहे हो उतना ही आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपने किसी एग्जाम की 50% तैयारी की है और आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी आपको 50% ही मिलता है, तो वहाँ पर आपका जो अधिगम वक्र बनेगा वो आपका समान निष्पादन अधिगम वक्र बनेगा। ठीक है, यानी कि जितना आपने किसी चीज़ के लिए प्रयास किया उतना ही आपको अगर रिजल्ट मिलता है तो वो आपका समान निष्पादन अधिगम वक्र कहलाता है, या फिर आपका सरल रेखीय वक्र हो जाएगा, या फिर आपका रेखीय त्वरण अधिगम वक्र हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आएगा। आपको एग्जाम जो है वो एग्जाम्पल दिया जाएगा कि आपको इस टाइप से दे दिया जाएगा कि मान लीजिए कि आपने जो है वो 50% जो है वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की, और फिर आपको जो है वो 50% ही मार्क्स मिले हैं। तो ये किस टाइप का अधिगम वक्र है? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा समान निष्पादन अधिगम वक्र। तो आपको वहाँ पर समान निष्पादन अधिगम वक्र जो है ये टिक करना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया समान निष्पादन अधिगम वक्र, और यहाँ पर इसके अन्य नाम भी आपको मिल सकते हैं, रेखीय त्वरण अधिगम वक्र या फिर सरल रेखीय वक्र। अब देखिए जो आपका सेकंड है, सेकंड जो आपका वक्र बनता है, यानी कि जो आपका सेकंड अधिगम वक्र बनता है वो आपका होता है ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र। क्या होता है? ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र। तो ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र, और इसके जो अन्य नाम होते हैं, आप इसके अन्य नाम भी लिख लीजिए। अन्य नाम, जो इसके अन्य नाम होते हैं वो होता है आपका घटनशील उपलब्धि वक्र। घटनशील उपलब्धि वक्र, या फिर इसको कह देते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र। तो देखिए यहाँ पर सेकंड है आपका ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र, इसके दूसरे नाम है यहाँ पर आपके घटनशील उपलब्धि वक्र या फिर उन्नतोदर अधिगम वक्र। अब देखिए ये जो वक्र होता है ये किस टाइप का होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसको करने की जो आपकी गति होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, नहीं आपने कोई भी चीज़ शुरू की तो स्टार्टिंग में आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, आपको उसको इंटरेस्ट लेकर आप उस चीज़ को पढ़ोगे। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में आपके जो प्रयासों की जो गति होती है
वो जो होती है वो तीव्र होती है, लेकिन आगे चलकर जो है वो आपका जो आपका सीखने का या फिर आपका जो भी लर्निंग होती है वो यहाँ पर जो है वो ह्रास हो जाता है, यानी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उन्नतोदर उसी को कहते हैं जिसका जो है वो यहाँ पर घटनशील, उन्नतोदर भी आप कह सकते हो या फिर घटनशील भी कह देते हो, यानी कि वो घट जाती है, यानी आपकी जो प्रयासों की जो गति है वो घट जाती है। तो वहाँ पर आपका बनता है ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र। ये जो है वो आपका उल्टे यू के आकार का होता है। ठीक है, उल्टे यू के आकार का होता है। यहाँ पर सीधा इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है कि उल्टे यू के आकार का जो है कौन सा अधिगम वक्र होता है, तो वो आपका होता है ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र। तो यहाँ पर आपका उल्टे यू के आकार का हो जाएगा ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र, कि पहले आप किसी चीज़ को जो है वो ज़्यादा अच्छे से करते हो, आपकी जो प्रयासों की जो गति होती है वो आपकी तीव्र होती है, फिर आपकी जो है वो कमी आ जाती है आपके प्रयासों में, तो वहाँ पर आपका ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र बनता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका थर्ड यहाँ पर जो बनेगा वो आपका होता है नतोदर वक्र। ठीक है, थर्ड जो आता है टाइप इसमें वो होता है आपका नतोदर वक्र। नतोदर वक्र और इसके जो अन्य नाम हैं वो हैं आपके यहाँ पर वर्धनशील उपलब्धि वक्र, आप इसको कह सकते हो उपलब्धि वक्र, और इसके साथ में आप इसको सकारात्मक अधिगम वक्र भी कह सकते हो, सकारात्मक अधिगम वक्र, और इसके साथ ही आप यहाँ पर वर्धनशील या वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र भी कह सकते हो। अब देखिए जो आपका नतोदर वक्र जो होता है, जो कि वर्धमान निष्पादन अधिगम वक्र होता है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए आपका जो अधिगम वक्र जो बनता है, इसमें जो वक्र बनता है वो यहाँ पर आपकी यू के आकार का बनता है। तो उल्टे यू के आकार का आपका ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र या उन्नतोदर अधिगम वक्र हो जाता है, और यू आकार का जो आपका अधिगम वक्र बनता है वो आपका यहाँ पर नतोदर वक्र होता है। देखिए इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई जो बच्चा होता है वो, अगर आप स्टार्टिंग में कोई भी लर्निंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग में जो प्रयास होते हैं वो आपके थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन बाद में आपका एकदम से यहाँ पर जो है वो आपके प्रयासों में जो है वो गति आ जाती है, तीव्र गति आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप जो है वो एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, और यहाँ पर आप जो है वो यहाँ पर जो है वो थोड़ी आपके जो प्रयास होते हैं वो थोड़े धीमे होते हैं। एस्टेट का पेपर क्लियर करने के लिए आप जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप तैयारी कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपकी जो है वो वैकेंसी भी आ जाती है। ठीक है, जब वैकेंसी आ जाती है तो वहाँ पर आपके जो प्रयास जो होते हैं उनकी गति जो होती है वो डबल हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर किस टाइप का वक्र बनेगा, वहाँ पर आपका नतोदर वक्र बनेगा। ठीक है, नतोदर वक्र के आपके अलग नाम यहाँ पर हो जाएंगे वर्धनशील उपलब्धि वक्र और सकारात्मक अधिगम वक्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि पहले हम कोई चीज़ जो है वो उसकी गति धीमी होती है और फिर एकदम से हम जो है वो तेजी पकड़ जाते हैं, वो आपका नतोदर वक्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपका अधिगम वक्र होता है वो होता है आपका एस आकार का अधिगम वक्र। ठीक है, फोर्थ टाइप का जो होता है वो होता है आपका एस आकार का अधिगम वक्र, एस आकार का अधिगम वक्र। अब देखिए एस आकार का जो अधिगम वक्र होता है इसको मिश्रित अधिगम वक्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मिश्रित अधिगम वक्र, क्योंकि इसमें जो आपका ह्रास निष्पादन वक्र होता है, जो नतोदर वक्र होता है, दोनों मिश्रित होते हैं। क्यों, देखिए मान लीजिए यहाँ पर अधिगम वक्र किस टाइप का बनेगा, यहाँ पर आपका जो अधिगम वक्र जो होता है वो आपका बनता है एस टाइप का। ठीक है, किस टाइप का बनता है, यहाँ पर आपका जो अधिगम वक्र बनता है वो आपका एस टाइप का बनता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए पहले आपकी जो गति होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी जो है वो धीमी होती है। ठीक है, पहले आपकी गति जो है वो ठीक है, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी होता है। मान लीजिए कोई भी आप पाठ पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है, आप उस चीज़ की जो गति होती है वो ठीक होती है, बीच में जाकर जो है उसकी गति जो होती है वो आपकी धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है, फिर आप अपनी तेज़ी पकड़ लेते हो प्रयासों में, लेकिन फिर आप जो है वो फिर से आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका यहाँ पर कम हो जाता है और आपके जो प्रयास होते हैं वो फिर से यहाँ पर आपके प्रयासों में कमी आ जाती है। तो वहाँ पर आपका जो बनता है वो एस आकार का अधिगम वक्र बनता है। ठीक है, किस टाइप का बनता है, वहाँ पर आपका एस प्रकार का अधिगम वक्र होता है। ठीक है, ये इस टाइप से यहाँ पर ये बना हुआ होता है। ठीक है, पहले आपके अधिगम वक्र जो होते हैं, अधिगम वक्र में जो आपके प्रयास होते हैं वो आपके पहले जो है वो थोड़े धीमे चलते हैं, फिर तेज़ गति पकड़ लेते हैं, फिर जो है वो क्षैतिज बन जाते हैं, यानी कि फिर आपका यहाँ पर समतल बन जाता है और फिर आपके जो प्रयास होते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका किस टाइप का बनता है, आपका एस आकार का अधिगम वक्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अधिगम वक्र क्या होता है और अधिगम वक्र किस टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बताया।
अधिगम वक्र होता क्या है कि जो भी आपके एक ऐसी रेखा होती है जिस पर इंसान के जो प्रयास होते हैं, उसके सीखने की जो मात्रा होती है, समय और उसका जो रिजल्ट होता है वो दर्शाती है। और ये 4 प्रकार के बनते हैं। फर्स्ट आपका समान निष्पादन अधिगम वक्र, जिसका अन्य नाम आपका रेखीय त्वरण अधिगम वक्र होता है या सरल रेखीय वक्र होता है। इसमें आप जितना प्रयास करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है, वो आपका समान निष्पादन अधिगम वक्र होता है। सेकेंड आपका होता है ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र, ये उल्टे यू के आकार का होता है। पहले आपके जो प्रयास होते हैं वो यहाँ पर आपके ठीक होते हैं, तीव्र होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो आपके प्रयास जो है वो कम हो जाते हैं, एक तरफ से उसमें ह्रास आ जाता है। ठीक है, वहां पर आपका जो है ह्रास निष्पादन अधिगम वक्र बनता है। फिर उसके बाद मैंने आपको कराया नतोदर वक्र। इसमें क्या होता है कि आपके जो पहले प्रयास धीमे होते हैं, लेकिन बाद में जो है वो आप एकदम से जो तेज रफ्तार पकड़ लेते हो, तो वहां पर आपका नतोदर वक्र बनता है। उसके बाद आपका एस आकार का अधिगम वक्र है, जिसको मिश्रित अधिगम वक्र भी कहते हैं। इसमें स्टार्टिंग में आपकी जो सीखने की या फिर अधिगम करने की जो मात्रा होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके प्रयास होते हैं उनकी जो गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है, फिर यहाँ पर रफ्तार पकड़ लेती है, फिर आपकी जो अधिगम का जो प्रयास होता है वो आपका यहाँ पर स्लो हो जाता है और फिर से आपका यहाँ पर घट जाता है। तो इस टाइप का जो वक्र होता है वो आपका एस आकार का अधिगम वक्र होता है, या फिर कई पर सीधा दे दिया जाता है मिश्रित अधिगम वक्र। ठीक है, अब देखिए जो ये अधिगम वक्र जो आपके बनते हैं, इनके कुछ कारण हैं कि किन किन कारणों से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कारण देख लीजिए कि अधिगम वक्र बनने के कारण क्या क्या हैं। ठीक है, कारण मैं आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट कारण है आपका यहाँ पर उत्तेजना। उत्तेजना जो होती है यानी कि एक्साइटमेंट जो होती है वो आपकी यहाँ पर कारण होता है अधिगम वक्र का। कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, आपके अंदर अगर किसी चीज़ को सीखने की एक्साइटमेंट है, तो आप उस चीज़ में ये जो अधिगम वक्र जो है वो बनता है, वो आपका प्रयास तेज हो या फिर कम हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन यहाँ पर आपका कारण रहेगा उत्तेजना। ठीक है, सेकेंड इसमें जो कारण होता है वो होता है तत्परता। किसी भी काम को करने की जो आपकी इच्छा होती है, तत्पर होते हो आप किसी काम को करने में, तो वहाँ पर आपका अधिगम वक्र बनता है। बस आपको ये नाम जो है वो याद रखने हैं। अभिप्रेरणा, अगर आप कहीं से मोटिवेट होते हो तो आपका अधिगम वक्र बनता है। फोर्थ आपका अनुकूलन भी हो जाएगा। यहाँ पर अनुकूलन का मतलब है कि आत्मसातकरण हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप ग्रहण करते हो तो वहाँ पर भी आपका अधिगम वक्र बनता है। इसके साथ है जो आपका थकान हो गया है, मान लीजिए कि आप कोई चीज़ का अधिगम करो, आपको थकान हो गया तो वहाँ पर हराश हो जाएगा। ठीक है, थक आकर आप जो है वो अधिगम छोड़ देते हो, तो इस टाइप से आपका थकान भी आपका अधिगम वक्र बनने का कारण होता है। इसके साथ ही आपका अभ्यास भी आपका अधिगम वक्र का जो है वो कारण होता है। और इसके साथ साथ आपका जो प्रोत्साहन होता है, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव, ये भी आपका जो अधिगम वक्र बनने का जो है वो कारण होता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कारण बताई हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि अधिगम वक्र बनने के कारण कौन कौन से हैं या फिर कौन कौन से नहीं हैं। तो नहीं में भी आंसर आ सकता है और है में भी आंसर जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उत्तेजना, तत्परता, अभिप्रेरणा, अनुकूलन, थकान, अभ्यास और प्रोत्साहन, ये आपके जो अधिगम वक्र होते हैं इनके बनने के कारण होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे अधिगम पठार। ठीक है, देखिए अपना नेक्स्ट जो है वो है टॉपिक अधिगम पठार। अधिगम पठार, तो अब देखिए अधिगम जो पठार होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो होता है वो आपका होता है प्रारंभिक सफूरण भी इसको बोल देते हैं, सफूरण, प्रारंभिक सफूरण या फिर पठार। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है प्रारंभिक पठार। इसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और हमारी उस टाइम जब हम उस चीज़ को करने में खुश होते हैं तो हमारे जो प्रयासों की मात्रा होती है, जो उसमें जो रुचि होती है, वो सब कुछ जो है वो नई होती है और हम तेज़ी से आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी चीज़ कोई भी काम आप ले सकते हो, कोई भी आप अधिगम करते हो, तो वहाँ पर आपकी जो खुशी होती है, वहाँ पर आपके प्रयासों की जो मात्रा होती है वो सब आपकी वहाँ पर जो होती है वो नई होती है। और यहाँ पर हम तेज़ी से कोई काम करते हैं, यानी कि एक तरफ से आपका प्रारंभिक पठार है, तो यानी कि यहाँ पर आपने कोई काम शुरू ही किया है, शुरू करते तो वहाँ पर आपकी एक्साइटमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है और आप किसी काम को जो है वो तेज़ी से करोगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बस ये टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए कि होता क्या है। तो यहाँ पर आपका प्राथमिक पठार में आपकी जो खुशी होती है, आपकी मात्रा, सब कुछ नया होता है, तो वहाँ पर आपके जो काम करने की जो आपकी गति होती है वो ज़्यादा होती है और आप खुशी खुशी कोई काम जो है वो करते हो। सेकेंड आपका यहाँ पर होता है मध्य सफूरण। मध्य सफूरण, अब देखिए मध्य सफूरण में क्या होता है, इसमें देखिए जो आपके जो अभ्यास होते हैं कि आप कोई काम को कर रहे हो, वो अभ्यास करने की जो गति होती है, आप शुरू में तो देखिए आप ज़्यादा जो है वो उत्साह दिखाते हैं, फिर आपकी थोड़ी सी रुचि जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि मध्य सफूर्ण में जो है वो आपके अधिगम में उतार चढ़ाव आते हैं। क्या आता है आपका यहाँ पर उतार चढ़ाव आते हैं। स्टार्टिंग में आप उत्साह दिखाओगे, फिर आपकी रुचि कम हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। थर्ड आपका होता है पठार।
ठीक है। थर्ड क्या होता है आपका पठार। पठार में क्या होता है कि जब हम अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ना चाहते, ठीक है, कि मान लीजिए हमने यहाँ तक कोई चीज़ सीख ली है, कि मान लीजिए हम कोई चीज़ सीखते आ रहे हो, यहाँ तक सीख ली, अब हम इससे आगे नहीं जाना चाहते, बस यहाँ तक हम जो है वो एक तरफ से अपनी रुचि यहीं तक जो है वो खत्म हो जाती है, हम आगे पढ़ना नहीं चाहते। तो जब हम अपनी स्थिति से आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो आपका पठार होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका पठार हो जाएगा। पठार जो बनता है, ठीक है, इसके कारण होते हैं, कुछ कारण है पठार बनने के कारण, ठीक है, कि हम क्यों आगे नहीं पढ़ना चाहते। तो सबसे पहले आपका कि जो कारण होता है वो ये होता है कि आपकी अधिगम में रुचि नहीं होती, कि जो आप अधिगम कर रहे हो अधिगम में रुचि नहीं होती। तो अगर आपकी रुचि नहीं होगी तो आप किसी चीज़ को नहीं करोगे, आप उसमें उत्साह नहीं दिखाओगे, तो रुचि में कमी होना, ठीक है, रुचि में कमी आ जाना। सेकंड कारण यहाँ पर आपका होता है कि आप जो है वो कुछ पुराना छोड़कर, ठीक है, पुराना अधिगम छोड़कर आप कुछ नया करना चाहते हो या नया करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो पुराना अधिगम छोड़कर नया करने की कोशिश, तो ये आपका सेकंड कारण हो सकता है आपके पठार का बनने का, ठीक है। तो अगर आप पुराना काम छोड़कर नया करोगे तो आपके पुराने वाले में तो यहाँ पर रुचि नहीं रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पठार बनने का कारण हो सकता है। थर्ड है कि आपने जो पहले सीखा है, ठीक है, जो पहले सीखा है उसमें ही आपकी रुचि ना होना, ठीक है, पहले सीखा हुआ है उसमें रुचि ना होना, ठीक है, उसमें रुचि न रहना, रुचि न आना या फिर रहना, कुछ भी आप कह सकते हो, कि आप जो सीखते आ रहे हो या फिर आपने पहले जो सीखा उसमें आपको आगे कोई रुचि ना आना, वहाँ पर आपका पठार जो है वो बनता है, ठीक है। तो पठार क्या होता है कि जिस स्थिति में आप पहुँच जाते हैं उससे आगे आप कुछ सीखना नहीं चाहते, वो आपका पठार होता है। और पठार के बनने के कारण मैंने आपको बताए हैं, रुचि में कमी हो जाती है, पुराना अधिगम छोड़कर आप कुछ नया करने की कोशिश करते हो। और पुराना भी हम क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी उसमें रुचि नहीं होती, उस काम को छोड़कर हम कुछ और करने लग जाते हैं, और हम जो पहले सीख रहे हैं या फिर हम सीखते आ रहे हैं उसमें रुचि नहीं रहेगी, तो ये आपके पठार के कारण होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपका लास्ट होता है जिसको हम कहते हैं अंतिम स्फुरण, या फिर आप शारीरिक सीमा भी कह सकते हो, ठीक है। क्या होता है आपका अंतिम स्फुरण, या फिर आप इसको कह सकते हो शारीरिक सीमा। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर देखिए लास्ट में आकर जो है वो आप अधिगम की जो गति होती है वो फिर से तेज हो जाती है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने उत्साह दिखाया, बीच में आपके उतार चढ़ाव आ गए, फिर आप उस जहाँ तक आपने सीख लिया उससे आगे आप सीखना नहीं चाहते। लास्ट में क्या होता है कि आपकी जो अधिगम करने का जो प्रयास होता है, या अधिगम की गति में जो प्रयास होता है, वहाँ पर आप जो है वो तेजी पकड़ जाते हो एक टाइम में आकर, यानी कि अंतिम स्फुरण में आप क्या करते हो, तेजी पकड़ जाते हो, आप उस चीज़ को करने में रुचि लेने लग जाते हो, आप दोबारा से उत्साहित हो जाते हो, तो वहां पर आपका अंतिम स्फुरण होता है। या फिर आप कह सकते हो कि आपकी शारीरिक गति जो होती है वो यहाँ पर आपकी ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि शारीरिक जो आपकी सीमा होती है इससे ज़्यादा आप कभी भी उपलब्धि जो होती है वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो शारीरिक, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि शारीरिक सीमा से ज़्यादा उपलब्धि कभी हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी जो शारीरिक सीमा होती है वहीं तक आप अपनी उपलब्धि हासिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप अपनी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। तो अंतिम स्फुरण में यही है कि इसमें आपकी फिर से तेज़ी पकड़ लेते हो, आप अपने प्रयासों में आप उत्साहित हो जाते हो, अगेन आपको अपने कामों में रुचि आने लग जाती है, तो वो आपका अंतिम स्फुरण होता है, ठीक है। तो ये आज हमने जो है पढ़ा है अपना अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम वक्र किस कारणों से बनता है, कौन कौन से अधिगम वक्र हैं, पठार क्या होता है और पठार के क्या क्या कारण होते हैं, और उनके कौन कौन से यहाँ पर पठार बनते हैं, यानी कि स्फुरण कह देते हैं कि कौन कौन से स्फुरण बनते हैं, और उसके जो पठार बनता है उसमें पठार के कारण क्या हैं। तो आज हमने यहाँ पर किया है, और ये जो आज हमने किया है यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।